नमस्कार साथियों, मैं भवानी शंकर शर्मा स्कूल व्याख्याता आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों पिछली क्लास में हमने जो चर्चा की थी वो चर्चा हमारी पूरी नहीं हो पाई थी। वर्ण विचार, वर्णमाला या रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो स्वर व्यंजनानी। साथियों मैं ये आशा ये करता हूँ कि जो क्लास में हमारी चर्चा हो रही है वो साथ साथ आप लोग इसको आत्मसात कर रहे हैं। आप लोग जो प्रतिदिन जो आपको विषय वस्तु उपलब्ध होती है उसको साथ साथ आप लोग पढ़िएगा और उसको साथ साथ आत्मसात करिएगा। हम होंगे कामयाब अब की बार। हमें इस बार मौका नहीं चूकना है। ये मैंने पिछली क्लास में भी बोला था, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 2022 का जो वर्ष है वो सुनहरा गोल्डन ईयर है हमारे लिए। ये नौकरियों के हिसाब से यहाँ इस साल में अब हमें बेरोजगार नहीं रहना है, और जो बेरोजगार रहता है उसकी खुद की लापरवाही होगी साथियों, और हर लापरवाही कीमत लेती है। जो हमें समय को पहचानने, समय की नजाकत को पहचानना है, समय को पहचानते हुए हमें प्रॉपर मेहनत करनी है हमारी पूरी लगन के साथ। सफलता का सूत्र है। चलो साथियों मैं आप लोगों की ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ हम उस विषय वस्तु के ऊपर बात करते हैं। और मुझे पता है कि इस बार आप लोग जो भी पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हो वो सभी सफल होंगे। आप में से कोई भी असफल होने वाला नहीं है, इसलिए आप लोग पूरी मेहनत के साथ लगे। मैं आपके साथ पूरी मेहनत करूंगा साथियों, आप विश्वास रखिएगा। आपके हर कदम से कदम मिलाते हुए चलेंगे। अभी साथियों हम रिकॉर्डेड क्लास में पढ़ रहे हैं और कुछ सब्सक्राइबर बढ़ने पे हम लोग लाइव क्लास में भी पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करवाइए, जिससे हम लाइव क्लास में एक दूसरे से मिल सकें, पढ़ सकें आमने सामने। उसमें आनंद और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा साथियों। और कल भी मैंने क्लास में बताया था कि आपके साथ कदम ताल मिलाते हुए मैं चलूँगा। आप लोगों के लिए पूरी मेहनत की जाएगी, आपके साथ मेहनत में कमी नहीं रखी जाएगी। सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए जीतेंगे हर हारी बाजी, मन में ये विश्वास ली। ये हमारी इस क्लास की थीम है साथियों, और इसको साकार करके रहेंगे। अब हम बात करते हैं, कल हमारी बात थी स्वर व्यंजनानी। तो कल की बात में आपको मुख्य बात चर्चा में आपको दोहरा देता हूँ, आपका रिवीजन करवा देता हूँ, पुनरावृत्ति करवा देता हूँ। कल हमने बात की वर्ण क्या है। तो हमने चर्चा की कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके अन्य टुकड़े संभव नहीं हो। फिर हमने बात की वर्णों के भेद। वर्णों को दो भागों में बांट सकते हैं हम, माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार मैंने लौकिक वर्ण और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वैदिक वर्ण। और फिर वर्णों को दो भागों में हमने विभाजित किया, स्वर और व्यंजन। स्वयं राजन्ते इति स्वरः, जो अपने आप उच्चारित होते हैं वह स्वर हैं। और जो स्वरों में हमने बात की, स्वरों के भेद हमने मात्रा के हिसाब से भेद किए। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। एक मात्रात्मक को भवेत ह्रस्व, एक मात्रा वाला स्वर क्या है ह्रस्व, ह्रस्व की मात्रा कितनी एक। द्विमात्रात्मक को दीर्घ है, दो मात्राओं वाला स्वर क्या दीर्घ। त्रिमात्रात्मक को प्लुत तो हो गया, ये तीन मात्राओं वाला प्लुत। और फिर हमने स्थान या उच्चारण के आधार पर उनके भेद किए। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उच्चई उदात्त है, उच्चई उदात्त है, उच्चई का है उदात्त है। जिनका स्वर उच्चारण स्थानों के ऊपर के भाग से जिसका उच्चारण किया जाएगा वो उदात्त। उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता। जिनका उच्चारण स्थानों के नीचे के भाग से उच्चारण किया जाएगा साथियों वो क्या है अनुदात्त। अनुदात्त का क्या चिन्ह पढ़ा था हमने, ये रेखा। और जिनका मध्य भाग से उच्चारण किया जाएगा वो स्वरित। स्वरित के लिए चिन्ह क्या है, यह है। कल हमने चर्चा की थी विगत कक्षा में, हमने अनुनासिक और अननुनासिक के आधार पर, अनुनासिक व अननुनासिक के आधार पर स्वरों का कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, 18 भागों में।
अनुनासिक क्या है? मुख नासिका वचनों अनुनासिक है। जो मुख और नासिका की सहायता से बोला जाए वो अनुनासिक है, और जो केवल मुख से बोला जाए वो अननुनासिक है। रस्व के भी 3 भेद की चर्चा की थी हमने, रस्व उदात्त, रस्व अनुदात और रस्व स्वरित। दीर्घ के 3 भेद, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात, दीर्घ स्वरित। पलुत के 3 भेद, पलुत उदात्त, पलुत अनुदात और पलुत स्वरित। कुल कितने? 9। 3 रस्व के, 3 दीर्घ और 3 पलुत के। तो रस्व उदात्त अनुनासिक है, रस्व अनुदात अनुनासिक है, रस्व पलुत अनुनासिक है। साथियों, उदात्त, अनुदात, स्वरित, तो 3 भेद कौन से भी पहले इसके? रस्व उदात्त अनुनासिक है, रस्व अनुदात अनुनासिक है और रस्व स्वरित अनुनासिक है। ये 3 भेद ये हो गए। फिर दीर्घ के आधार पर दीर्घ उदात्त अनुनासिक है, दीर्घ अनुदात अनुनासिक है, दीर्घ स्वरित अनुनासिक है। फिर 3 को किसके आधार पे हुए? पलुत के आधार पे। पलुत उदात्त अनुनासिक, पलुत अनुदात अनुनासिक और पलुत स्वरित अनुनासिक। कुल कितने? 9। अब इन 9 के पीछे हम अननुनासिक जोड़ेंगे तो ये 9 भेद किसके हो जाएंगे? अननुनासिक के। 9 अनुनासिक के और 9 अननुनासिक के। कुल भेद कितने? 18। अननुनासिक के कौन से होंगे? रस्व उदात्त अननुनासिक, रस्व अनुदात अननुनासिक, रस्व स्वरित अननुनासिक, दीर्घ उदात्त अननुनासिक, दीर्घ अनुदात अननुनासिक और दीर्घ स्वरित अननुनासिक। पलुत उदात्त अननुनासिक, पलुत अनुदात अनुनासिक और पलुत स्वरित अननुनासिक। ये कुल कितने भेद हो गए? 9 अननुनासिक के और 9 अनुनासिक के। कुल कितने? 18। स्वराणाम वर्गीकरणम कतिषु भागेषु कृतम? 18 भागेषु। 18 भागेषु कस्य वर्गीकरणम कृतम? स्वराणाम। बता देंगे साथियों। अब हम बात करते हैं व्यंजनानी। व्यंजन, व्यंजनानी, व्यंजन क्या है? व्यंजनानी, व्यंजनानी, व्यंजन किसे कहते हैं साथियों? जिसको हम हल भी कह सकते हैं, व्यंजनानी या हल। कल हमारी बात हुई थी स्वतंत्र उच्चारण हो वो स्वर, और जिसका परतंत्र उच्चारण हो, जो प्राधीन हो, बिना किसी सहायता के उच्चारित नहीं हो, जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े, वो क्या? व्यंजन। अब जैसे क क्या अपने आप स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है क्या? क में क्या है? किसकी सहायता ली गई है क के उच्चारण में? के उच्चारण में ए की सहायता ली। का में किसकी? आ की। की में ई की। को में किसकी? ऊ की। अब ए में किसी की सहायता ली गई क्या? नहीं ली गई। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़े वो स्वर, और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े वो व्यंजन वर्ण है। साथियों, परिभाषा लिखिए आप। व्यंजनानी वे वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से लिखिए, आराम से लिखिए, समझ के लिखिए। वे वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब हमारा व्यंजनानि कति सन्ति, व्यंजन कितने हैं? व्यंजनानि कति सन्ति, व्यंजनानि कति सन्ति। बताइए, इसका आपके पास ये पूछ लिया जाए, व्यंजनानि कति सन्ति, व्यंजन कितने हैं? तो हमारा जवाब क्या आएगा? त्रियस्त्रिंशत्। त्रियस्त्रिंशत् का मतलब क्या है साथियों? त्रियस्त्रिंशत् माने 33 व्यंजन वर्ण। व्यंजनानि कति सन्ति? त्रियस्त्रिंशत्। व्यंजनानि कति सन्ति? 63, 31, 32, 33। बताइए साथियों क्या होगा? आप लोगों को क्या जवाब आएगा? त्रियस्त्रिंशत्। त्रियस्त्रिंशत् कीदृशानि व्यंजना वर्णानि, या त्रियस्त्रिंशत् कीदृशाः वर्णाः? त्रियस्त्रिंशत् कीदृशाः
वर्णाः। तो हमारा जवाब क्या आएगा? व्यंजनानि। अब व्यंजन वर्णों के भेद कितने हैं? व्यंजन वर्णों का दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। व्यंजन वर्णों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। व्यंजन वर्णों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से दो भागों में विभाजित किया गया है साथियों? एक तो वर्गीय और दूसरा अवर्गीय। एक तो वर्गीय, दूसरा अवर्गीय। वर्गीय का मतलब क्या है? जो व्यंजन वर्ण वर्गों में हो, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये कैसे व्यंजन वर्ण है? वर्गीय व्यंजन वर्ण। ये किसमें प्रयुक्त हुआ है? वर्गों में प्रयुक्त हुआ। जो वर्गों में प्रयुक्त होता है वो वर्गीय व्यंजन वर्ण, और जो वर्गों में प्रयुक्त नहीं हो रहा है वो अवर्गीय। तो वर्गीय व्यंजन वर्ण कौन से हैं? स्पर्श व्यंजनानि। वर्गीय व्यंजन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजनानि। स्पर्श व्यंजनानि। स्पर्श व्यंजनानि कैसे व्यंजन वर्ण है साथियों? वर्गीय व्यंजन वर्ण है। इनको वर्गीय क्यों कहा? कवर्ग, अंत में क्या आ रहा है? वर्ग। वर्ग आ रहा है इसलिए वर्गीय। कवर्ग, चवर्ग, जहां पे भी वर्ग आए वो वर्ण कौन से व्यंजन वर्ण में आएगा? वर्गीय में। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। जिसको हम कोचु टोतोपो भी कह सकते हैं। जिसको हम वर्गीय व्यंजन वर्ण, जिसको हम क्या कह सकते हैं? को, चो, टो, तो, पो, जिसको हम कोचु टोतोपो भी कह सकते हैं। ये कैसे वर्ण हैं? इनको हम उदित भी कहते हैं। उदित वर्णः। कोचु टोतोपो एते कीदर्शः वर्णः? एते उदित वर्णः। इन्हीं वर्णों को, कितने वर्णों, कौन कौन से वर्णों को? कु, चु, टु, तु, पु, इनको हम क्या कहते हैं? उदित वर्ण कहते हैं। कु का मतलब कवर्ग, चु का मतलब क्या है? चवर्ग, टु का टवर्ग, और तु का तवर्ग, और पु का पवर्ग। समझ में आ रहा है साथियों? समझिए, दुनिया की सबसे सरल भाषा संस्कृत। संस्कृत सरलम अस्ति व नास्ति? अस्ति ना? हमें पूरे में से पूरे अंक लाने हैं। सबसे ज्यादा अंकदात्री भाषा है। हमारा गौरव है, ये हमारा अभिमान है। को, चो, टो, तो, पो, ये क्या है? कोचु टू पो। इनको क्या कैसे वर्ण कहा हमने? उदित वर्ण कहा। या ये कैसे वर्ण है? ये वर्गीय व्यंजनानि, वर्गीय व्यंजन है। या कैसे वर्ण है? ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से? कु, चु, टु, तु, पु। कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। एक वर्ग में कितने व्यंजन? 5। क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, और प, फ, ब, ब, म। इनको स्पर्श क्यों कहा साथियों? लिखो इसका परिभाषा। इनको स्पर्श इसलिए कहा, एक बार मैं समझा देता हूँ फिर लिखाता हूँ। इनको स्पर्श इसलिए कहा, जब इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के अंदर जो जीभ है वो उच्चारण स्थानों का अच्छे से क्या करती है? स्पर्श करती है। अब आप लोग परिभाषा लिख लीजिए। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के भीतर जीभ के द्वारा उच्चारण स्थानों का अच्छी तरह से स्पर्श किया जाता है, वे वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं।
एक बार मैं दोबारा बताता हूँ साथियों, ध्यान से सुनिए, आत्मसात करिए, क्योंकि बच्चे आपको स्कूलों में पूछेंगे। आपको क्लियर होगा तो आप बच्चों के साथ न्याय कर पाएंगे। हमें बच्चों के साथ न्याय कर पाए, इस कारण हमें ज्ञान संपन्न भी बनना है। हमें सिलेक्शन लेना है, ज्ञान के साथ सिलेक्शन लेना है, और हमें देश का और राष्ट्र का निर्माण करना है। स्कूलों में जाके हमें ये नैतिक कार्य करना है, परमात्मा का कार्य करना है। तो एक बार दोबारा से परिभाषा सुन लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के भीतर जीभ के द्वारा उच्चारण स्थानों का अच्छी तरह से स्पर्श किया जाए, वे वर्ण स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो मुख के अंदर जो जीभ है हमारी, वो उच्चारण स्थानों को क्या करेगी? स्पर्श करेगी। वो स्पर्श कर रही है जीभ उच्चारण स्थानों का, इसलिए इसको क्या नाम दिया? इसलिए इसको स्पर्श नाम दिया। स्पर्श में टच कर रही है, छू रही है। कौन छू रही है? जीभ छू रही है। किसको छू रही है? उच्चारण स्थानों को। कब में? वर्णों का उच्चारण करते समय। किन वर्णों का? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय। वो वर्ण क्या कहलाएंगे? कुचु टू तु पू। अब यहाँ इसके लिए एक सूत्र भी है साथियों, लिखिए आप। क्या? कादयोमव सानः, कादयोमवसानः स्पर्शः, कादयोमवसानः स्पर्शः। अब यहाँ हमें प्रश्न पूछ लिया जाए, कादयोमवसानः के, कादयोमवसानः के, कादयोमवसानः के, तो हमारा जवाब क्या आएगा? स्पर्शः। कादयोमवसानः का अर्थ क्या है साथियों? पहले मैं ये बता देता हूं। कै आदि में हो, कै क्या हो? आदि में हो। आदि का मतलब क्या है? प्रारंभ में हो। किससे प्रारंभ हो? कैसे प्रारंभ हो? जिन वर्णों का। और मैं कहाँ हो? मैं अवसान में हो। अवसान का मतलब क्या है? अंत में हो। माने कैसे लेकर कैसे कहाँ तक के? मैं तक के वर्ण कैसे वर्ण कहलाएंगे? स्पर्श वर्ण कहलाएंगे। कहाँ से कहाँ तक के वर्ण? कैसे लेकर मैं तक के। कुल कितने वर्ण? कुल कितने वर्ण? 25 वर्ण। पंचविंशति। ये वर्ण क्या कहलाएंगे? ये स्पर्श वर्ण कहलाएंगे। अब आपको प्रश्न पूछ लिया जाए, कादयोमवसानः के, तो हमारा जवाब क्या आएगा? स्पर्शः। कादयोमवसानः के स्पर्शः। और स्पर्शः के दोनों प्रकार से साथियों प्रश्न पूछा जा सकता है। कादयोमवसानः के, कादयोमवसानः के का मतलब क्या है? जो कैसे मैं तक के जो वर्ण है वो क्या है? कौन से वर्ण है? तो हमारा जवाब क्या आया? स्पर्श वर्ण है। और स्पर्शः के स्पर्श वर्ण कौन से है? तो हमारा जवाब क्या आया? कादयोमवसानः, जो कैसे प्रारंभ हो और मैं से जिसका अंत हो। स्पर्श वर्णाः कति सन्ति? स्पर्श वर्णाः कति सन्ति? प्रश्न बहुधा पूछा जाता है। विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति। जवाब क्या आएगा? सप्तविंशति। साथियों मैंने कल भी बताया था, मैं साथ साथ आपको ये बताता रहूँगा कि हमें एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये बताना जरूरी है। जब हम प्रश्न समझने के बाद में, पढ़ने के बाद में, प्रत्येक टॉपिक में से, प्रत्येक वाक्य में से, प्रत्येक लाइन में से ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि यहाँ से प्रश्न कैसे आएगा, तब तक हम पूरे में से पूरे अंक के अधिकारी नहीं होंगे। और हमारा लक्ष्य क्या है? पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करना। इसलिए मैं साथ साथ बताता रहूँगा प्रश्न कैसे आएगा। और फिर भी यदि साथियों आप लोगों का यदि रह जाता है, आप लोग प्रश्नों से वंचित रह जाते हैं, तो मैंने कल भी कहा मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप जुड़ सकते हो। उसमें प्रतिदिन आपको प्रश्न मिलेंगे। और भवानी शंकर शर्मा संस्कृतम के नाम से आप लोग सर्च कर सकते हो, जुड़ सकते हो। और यदि आप इसमें भी आप लोग नहीं जुड़ते तो मैं प्रत्येक सिलेबस को पूरा करवाने के बाद में प्रत्येक टॉपिक की हम एक्सरसाइज शीट रखेंगे यहाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी अभ्यास की है। तो हमारे प्रश्न क्या था? कादयोमवसानः के स्पर्शः, स्पर्शः के कादयोमवसानः।
स्पर्श वर्ण कौन से हैं? जो कैसे लेकर मैं तक के, और कैसे मैं तक के वर्ण क्या है? स्पर्श वर्ण है। स्पर्श वर्ण कति सन्ति? पंचविंशति। पंचविंशति कीदर्शः वर्णा? पंचविंशति कीदर्शः, कीदर्शः माने कैसे? पंचविंशति कीदर्शः वर्णा, तो हमारा जवाब क्या आएगा? स्पर्श वर्ण। या बहुत बार आपको क्या होता है, कहा दियो मवसानः, ये आपको देखिए रिक्त स्थान दे दिया जाता है। कहा दियो मवसानः, रिक्त स्थान की क्या करो? पूर्ति करो। और आपको दे दिए स्पर्शः, अंतस्थः, उष्म वर्णः या उपयुक्तम सर्वम या न एतेषु कोपि, तो आपको रिक्त स्थान की क्या करनी होगी? पूर्ति। अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानम पूरयात्, अधोलिखित वाक्य में रिक्त स्थान पूरित करो। तो आप ये समझा हुआ है कि कैसे मैं तक के वर्ण स्पर्श वर्ण, तो आप क्या कर देंगे? स्पर्शा। स्पर्श निम्नलिखितसु स्पर्श वर्ण है अस्ति और स्पर्श वर्ण है नास्ति। ये प्रश्न भी आप जवाब दे देंगे। कैसे लेके मैं तक के 25 वर्णों में से कोई आएगा तो हमारा जवाब क्या होगा? अस्ति। और कैसे मैं तक के 25 वर्णों में से नहीं होगा तो हमारा जवाब क्या होगा? नास्ति। अब साथियों अवर्गीय वर्णों की हम चर्चा कर लेते हैं। अवर्गीय क्यों कहा इनको? क्योंकि ये वर्गों में इनका वर्गों में इनके अंत में वर्ग नहीं आता ना, अंतस्थ वर्ग या ऊष्म वर्ग, हम वर्ग का प्रयोग नहीं करते हैं, वर्गों में डिवाइड नहीं है ये, इसलिए इनको अवर्गीय वर्ण कहा। सबसे पहले हम इनमें चर्चा करना चाहेंगे अंतस्थ वर्ण। अंतस्था, अंतस्थाः या अंतस्थ व्यंजनानि। अंतस्थ व्यंजनानि, अंतस्थ व्यंजन किसको कहा साथियों? अंतस्थ का मतलब क्या है? अंतस्थ, अंतः माने अंदर, स्थ माने स्थित हो जाना, अंदर ही स्थित रह जाना। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुख के भीतर से गर्म वायु कहाँ आती है? बाहर आती है। और जिन वर्णों का हम उच्चारण कर रहे हैं और जो गर्म वायु बाहर न आके वो कहाँ रह जाती है? हमारे अंदर ही स्थित रह जाती है। वे वर्ण कौन से वर्ण कहलाएंगे? अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। अंतः माने अंदर, स्थः माने स्थित। अंतः माने अंदर, किसके अंदर है? हमारे मुख के अंदर। स्थ माने स्थित, क्या स्थित रह जाती है? गर्म वायु स्थित रह जाती। कहाँ नहीं आती? बाहर नहीं आती। अर्थात इसकी परिभाषा क्या हुई? जिन वर्णों का, साथियों लिख सकते हो आप लोग, लिखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के भीतर गर्म वायु स्थित रह जाती है, वो बाहर नहीं आती, वे वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गर्म वायु मुख के अंदर ही स्थित रह जाती है, वो कहाँ नहीं आती? बाहर नहीं आती, वे वर्ण क्या कहलाते हैं? अंतस्थ। यण है, यण प्रत्याहार के जो वर्ण है वो अंतस्थ वर्ण है। इसका क्रम क्या है? क्रम प्रत्याहारों के हिसाब से चलेगा। साथियों हमने प्रत्याहार पहले पढ़ लिए हैं। यह के बाद में वै, रै, लय। ये प्रश्न पूछा गया भी है साथियों कि अंतस्थ वर्णों का क्रम बताइए। अंतस्थ वर्णानाम कर्मः अस्ति, अंतस्थ वर्णों का क्रम है। तो यहाँ संस्कृत में अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या होगा? ये वै रै लय। और हिंदी में क्या क्रम है इसका? यर लवय, ये रै लय वै। ये क्रम कहाँ का है? हिंदी का, जो संस्कृत में गलत है, क्योंकि संस्कृत में वर्णों का क्रम माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार होगा। माहेश्वर जो सूत्र है, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हिंदी में क्रम निर्धारित नहीं है, किंतु माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार क्रम कहाँ निर्धारित है? संस्कृत में। संस्कृत में वर्णों का क्रम क्या होगा? अंतस्थ वर्णों का ये वै रै लय। क्यों? यण प्रत्याहार के अनुसार आएंगे। और यण प्रत्याहार में कौन से वर्ण हैं? है, ये, वै, रै, टे और लण। ये दो सूत्रों से यण प्रत्याहार बन जाएगा, ये और ण, यह और ण, हयवरट लण। अब बताओ, यह और ण, यह और ण से यण,
तो ये के बाद में क्या है, वह रे, और फिर क्या है, लय। क्योंकि ये आधा वर्ण है, ये संज्ञक है, ये गिना नहीं जाएगा। तो यण प्रत्याहार में क्रम क्या रहेगा, यवर लय। ये किसके अनुसार है, यण है अंतस्तः। यण प्रत्याहार के जो वर्ण है वो अंतस्थ वर्ण है। तो आपको पूछ लीजिए अंतस्थ वर्ण कति सन्ति, एक है, दो, त्रिय है, चत्वार है। जवाब क्या आएगा, चत्वार है। चत्वार है कीदृशः वर्णः, चत्वार है कीदृशः वर्णः, यण प्रत्याहारस्य वर्णः। निम्नलिखितेषु यण प्रत्याहारस्य वर्णः अस्ति और यण वर्ण है नास्ति। तो हम बता देंगे ये यण प्रत्याहार का वर्ण है और ये नहीं है। इन चारों में से आएगा तो अस्ति और इन चारों के अलावा आएगा तो नास्ति। अब आगे हम बात करते हैं उसमें व्यंजनानि। किसकी चर्चा करते हैं हम, उसमें व्यंजनानि। उसमें व्यंजनानि, उसमें व्यंजनानि। उसमें व्यंजनानि का क्या अर्थ है साथियों, ये भी अवर्गीय व्यंजन वर्णों में आता है, क्योंकि इसका भी वर्ग निर्धारित नहीं है। उसमें व्यंजनानि, उसमें मतलब गर्म, उसमें किसको कहते हैं, गर्म। मान जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गर्म वायु कहाँ आए, हमारे मुख से बाहर आए, वे वर्ण क्या कहलाते हैं, उसमें व्यंजन कहलाते हैं। लिखिए साथियों, परिभाषा लिखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गर्म वायु मुख के बाहर निकलती हो वे वर्ण उसमें वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गर्म वायु कहाँ निकलती हो, मुख के बाहर निकलती हो, वे वर्ण कैसे वर्ण कहलाते हैं, उसमें वर्ण कहलाते हैं। सलह, सलह उष्माण है। सल प्रत्याहार के जो वर्ण है वो उष्मा वर्ण है। स, श, श और है। उष्मा वर्ण कितने हैं साथियों, 4। तो हमें पूछे जे उसमें व्यंजन, उसमें वर्णः कति सन्ति, चत्वार। चत्वार है कीदृशः वर्णः, उष्मा वर्णः। बता देंगे निम्नलिखितेषु उसमें वर्ण है अस्ति और उसमें वर्ण है नास्ति। तो इन चारों में से आएगा तो हम कह देंगे अस्ति और इन चारों के अलावा आएगा तो नास्ति। अब हमने कुल कितने व्यंजन वर्णों की बात की, हमने 33 व्यंजन वर्णों की बात की। साथियों हमारी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, ये प्रश्न हमारे पिछली क्लास में था। तो सामान्यतया संस्कृत वर्णमाला में, कहाँ पर है, संस्कृत वर्णमाला में, वर्णमाला में सामान्यतः संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होंगे, 13 स्वर और 33 व्यंजन। सामान्यतः संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हो जाएंगे साथियों, बताइए। कुल 64 वर्णः। जब हम विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं, 9, 10 की किताबों में हम देखते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 की किताबों में हमें देखते हैं वर्ण स्वर कितने बताए गए हैं, 13। तो 13 स्वर मानेंगे तो वर्णों की संख्या कितनी आएगी, 46। तो सामान्यतया संस्कृत वर्णमालायां कति स्वराः सन्ति, 13। सामान्यतया संस्कृत वर्णमालायां कति वर्णाः सन्ति, तो 64 मतलब 46। 13 स्वर और 33 व्यंजन। अब हम दूसरे जो मत हमने जो पढ़ा वो माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार, दूसरा मत हमने क्या पढ़ा, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार संस्कृत में, संस्कृत भाषा वर्णमाला में वर्ण, माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार संस्कृत भाषा वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। तो माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार हमने कल बात की थी, स्वर कितने हैं, 9 स्वर, और व्यंजन कितने हैं, 33 व्यंजन। तो कुल कितने वर्ण होंगे, 9 और 33 42, 42। कुल कितने वर्ण होंगे, 42।
द्वाचत्वारिंशत्। 2 और 40, चत्वारिंशत् किसको कहते हैं संस्कृत में? 40 को। और द्वा माने 2, 2 और 40 42। किसके अनुसार 42 वर्ण हैं संस्कृत वर्णमाला में? माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 42। माहेश्वरी सूत्राणाम अनुसारेण संस्कृत वर्णमालायां वर्णाः सन्ति द्वाचत्वारिंशत्, स्वराः सन्ति 9, व्यंजनानि सन्ति 33 और कुल वर्णाः सन्ति द्वाचत्वारिंशत्। अब हम साथियों अगला एक मत है हमारा, ये तो हमने माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार बात की, फिर उसमें हमने पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की बात की थी, जिसको हमने वैदिक वर्णों की बात की थी। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की 63-64 वर्ण माने गए हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्ण कितने माने गए हैं? 63-64। 63-64 किसके अनुसार माने गए हैं? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। ये पाणिनीय शिक्षा पाणिनि जी का ग्रंथ है और किंवदंती के अनुसार कहते हैं किसी ऋषि ने पाणिनि के नाम से इस ग्रंथ को लिखा और पाणिनीय शिक्षा। तो पाणिनीय शिक्षा वर्णों की संख्या कितनी मानती है? 63 चतुष्षष्टि। 63 चतुष्षष्टि का मतलब क्या है? 63-64 वर्ण। पाणिनीय शिक्षायाम कति वर्णाः सन्ति? यहाँ 2-2 वर्ण साथ मिलेंगे, 60, 61, 62, 63, 63, 64, 64, 65। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण कितने हैं? 60, 61, 61, 62, 63, 64 या 64, 65। तो हम कैसे कह देंगे? 63-64। पाणिनीय शिक्षा अनुसारम संस्कृत वर्णमालायां वर्णाः कति सन्ति? 63 चतुष्षष्टि वर्णाः। अब पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो 63-64 वर्ण हैं उनमें स्वर कितनी हैं? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में संस्कृत वर्णमाला में 21 या 22 स्वर माने जाते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में 21 या 22 स्वर माने जाते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने माने जाते हैं? 21 या 22। 21-22 क्या है? स्वर है। किसके अनुसार? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। पाणिनीय शिक्षाया अनुसारम संस्कृत वर्णमालायां कति स्वराः? 21, 22। ये 21-22 स्वर कौन कौन से हैं ये बता देंगे हम। अब इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। आपको पूछ लिया जाए पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने हैं? 19-20, 20-21 या 21-22 या 22-23। तो हम कह देंगे 21-22। अब 21-22 कौन कौन से हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। ए, आ, इन्होंने ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों को मानना है। ए, आ। इस प्रकार से ई, ओ, री और री, ए, आई, ओ, औ, ली और ली,
अब कुल कितने हैं आप साथियों का इनको गिनती कर सकते हैं। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति एकविंशति द्वाविंशति। द्वाविंशति का मतलब कितने 22। अब 22 और 21 का क्या मतलब है? 21 22 का क्या अर्थ है यहाँ? 21 और 22 माने प्लुत लृ को हम स्वर मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, ये हमारी इच्छा पर है, ये हम लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। तो प्लुत लृ को हम स्वर मानेंगे तो स्वरों की संख्या कितनी 22 और नहीं मानेंगे तो स्वरों की संख्या कितनी 21। 22 कब होंगे? प्लुत लृ को स्वर मानने पे। 21 कब होंगे? जब नहीं मानने पर। तो प्लुत लृ को स्वर मानेंगे तो प्लुत लृ को स्वर मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। तो प्लुत लृ को स्वर मानने पर 22 और नहीं मानने पर 21। ये तो बात हो गई हमारी स्वरों की, हम 21-22 स्वर समझ गए। अब हम पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में में 42 व्यंजन माने जाते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में कितने व्यंजन वर्ण माने जाते हैं? 42 व्यंजन। देखो साथियों, माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्ण 42 थे। माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्ण कितने थे? 42। और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार केवल व्यंजन ही 42 है। वहाँ तो टोटल वर्ण 42 थे और यहाँ केवल व्यंजन ही कितने हैं? 42 हैं। इसलिए वो 42 वर्ण कौन कौन से हैं? 21 और 22। 42 तो फिक्स है साथियों। तो 21 प्लस 42 तो 63 और 22 तो 64। वर्ण कितने होंगे? 63 64। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण माने गए हैं? 42 वर्ण माने गए हैं। चत्वारिंशत्। अब वो 42 वर्ण कौन कौन से हैं हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा स्पर्शः। स्पर्श वर्ण कितने हैं? 25, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। 25 कौन कौन से? पू चू टू तू पू, जिनको हम उदित वर्ण भी कहते हैं। और फिर इन्होंने कहा यादि। इन्होंने एक टाइटल दिया पाणिनि ने, यादि। यादि में क्या है? कुल वर्ण कितने? 8। 4 अंतस्थ, ये व र ल, और 4 उसमें श स है। कुल कितने वर्ण हो गए यादि में? 8। इन्होंने फिर एक टाइटल दिया यम। यम कितने माने? 4। कौन कौन से? कुम खुम गुम घुम। कुम खुम गुम घुम, ये कितने हुए? 4। यम कितने हो गए? 4। 8 4 25 8 33 33 4 37। यहाँ तक के वर्ण कितने आ गए साथियों? 37 वर्ण आ गए। अब 38 39 40 41 42 कितने वर्ण हमारे शेष रहे? 5 वर्ण। एक बार मैं साथियों इसको रफ कर देता हूँ, आप लोग समझ लीजिए। स्पर्श कितने? 25। कौन कौन से? कु चू टू तू पू, आपने लिख लिया होगा साथ साथ। फिर दूसरा टाइटल उन्होंने क्या दिया? यादि। यादि में कितने वर्ण? 8। 4 अंतस्थ और 4 उसमें, दोनों को कंबाइंड एक जगह कर दिया, अंतस्थ और उसमें को नाम दे दिया यादि। फिर उन्होंने कहा जी यम। यम कितने बताए? 4। कुम खुम गुम घुम, ये 4 यम। अब ये 37 वर्ण तो हो गए साथियों। फिर आगे के जो वर्ण हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। आगे अगला जो वर्ण है,
अनुस्वार, अनुस्वार कितने दिए साथियों? एक। जैसे रामम, किसी भी शब्द में आप लोग टिमकी देखते हो, जिसको आप बिंदी कहते हो, टिमकी कहते हो, वो क्या है? अनुस्वार। मैं के ऊपर क्या है? अनुस्वार। रामम, इससे ये अनुस्वार की संख्या कितनी? एक। हरिम, मैं के ऊपर क्या है? अनुस्वार। तो ये अनुस्वार कितने हैं? एक अनुस्वार है। विसर्ग क्या है? एक। विसर्ग भी एक है। विसर्ग का चिन्ह क्या है साथियों? ये तो आप जानते ही हैं, ये दो। राम है, राम है, विसर्ग का उच्चारण है कंठ, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ। राम है, श्याम है, कृष्ण है, शिव है, ये क्या है? ये विसर्ग का संकेत है। विसर्ग कितने? एक। तो 37 एक 38, 38 एक 39। कुल वर्ण कितने हो गए साथियों? 39 वर्ण हो गए। अब हमें कितने वर्णों की चर्चा और करनी है? 3 वर्णों की। अनुस्वार आप लोग परिचित हैं, विसर्ग से आप परिचित हो गए हैं। हम छोटी क्लास 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक हमने पढ़ा है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हम जानते हैं। अब एक है उपधमानीय। उपधमानीय, उपधमानीय, उपधमानीय क्या है साथियों? उपधमानीय समझेंगे हम। उपधमानीय समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, विसर्ग का चिन्ह अभी आपने समझ चुके हो आप। एक चिन्ह है अर्ध विसर्ग का, ये चिन्ह है वो किसका चिन्ह है? अर्ध विसर्ग का। और ये जो चिन्ह है वो किसका चिन्ह है? विसर्ग का। विसर्ग और अर्ध विसर्ग, अर्ध माने आधा विसर्ग। ये अर्ध विसर्ग का जो चिन्ह है वो किसके पहले हो? पैफ के पहले हो। वो पैफ क्या कहलाएंगे? वो उपधमानीय कहलाएंगे। ये इनका प्रयोग वैदिक संस्कृत में किया जाता है साथियों। लौकिक संस्कृत में ये दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। कि इसमें मुख्यतः 3 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, वो मैं बता देता हूँ एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप लोग उनको अच्छे से समझ लीजिए। इसके अलावा चौथा प्रश्न प्राय इसमें नहीं पूछा जाता है। एक बार मैं साथ एक चर्चा और करना चाहूँगा। जीवामूल, जीवामूल, जीवामूल का जो है वो संकेत क्या है? ये जो अर्ध विसर्ग का चिन्ह है वो किसके पहले होता है? लगता है कैखे के। ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह कैखे के पहले आए तो जीवामूल, और पैफ के पहले आए अर्ध विसर्ग के चिन्ह तो उपधमानीय। इसके अलावा कहीं पे भी अर्ध विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। किसके पहले? केवल 2 जगह लगता है अर्ध विसर्ग का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग 2 जगह किया जाता है। एक तो पैफ के पहले और एक कैख के पहले। इसके अलावा कहीं पे भी इसका प्रयोग नहीं होता है। तो आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको ये दे दिया जाएगा, चिन्ह देके पूछ लेंगे, इदम कस्य चिन्हम अस्ति। ये चिन्ह दे दिया आपको और पूछ लिया इदम कस्य चिन्हम अस्ति। पैफ के पहले अर्ध विसर्ग लगा दिया और कह दिया इदम कस्य चिन्हम अस्ति। उपधमानीय से, जीवामूल से, दंतमूल से, कंठमूल से। तो आपको जवाब देना है ये किसका चिन्ह है? बताइए ये क्या है? ये उपधमानीय है। और फिर आपको दूसरा पूछ ली तो उपधमानीय किम, उपधमानीय क्या है? एक पैफे के पहले लगा दिया, एक कैखे के पहले लगा दिया, एक चेछे के पहले लगा दिया और एक टेठे के पहले लगा दिया। किसका चिन्ह? अर्ध विसर्ग का चिन्ह। तो उपधमानीय किम आप छांट लेंगे। तीसरा प्रश्न पूछ लेते हैं, उपधमानीय के उच्चारण स्थान क्या है? उपधमानीय से उच्चारण स्थानम किम, तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उपधमानीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो हम बता देंगे। इसके अलावा आपको चौथा प्रश्न नहीं पूछा जाता। तो उपधमानियों की संख्या कितनी है साथियों? उपधमानीय 1 है। ये दोनों मिलकर 1 है। इसका कोई स्वतंत्र अकेले का कोई वजूद नहीं है। केवल इस पै का कोई वजूद नहीं है, या केवल इस फै का कोई वजूद नहीं है। वजूद किनका है? इन दोनों का मिलके। इसलिए दोनों मिलकर क्या है? 1 है। तो उपधमानियों की संख्या 1। यही बात कहाँ पे लागू होती है? जीवामूल। जीवामूलों की भी संख्या क्या है? 1। ये कैख है, दोनों से पहले अर्ध विसर्ग का चिन्ह हो तो ये उपधमानीय माना जाएगा। दोनों मिलकर 1 है। इदम किम अस्ति, ये पूछ लिया जाए तो आपका जवाब क्या आएगा? इदम किम अस्ति, उपधमानीय
जीवामूल, दंतमूल, कंठमूल। तो हमारा जवाब क्या आएगा? जीवामूलम। जीवामूलम किम अस्ति, 4 प्रकार, 4 बना के दे देंगे। कैखे के पहले लगा दिया, पैफे के लगा दिया, चेछे के लगा दिया, टेठे के। जीवामूलम किम अस्ति, तो अब हमारा जवाब क्या आया? जो कैखे के पहले है वो जीवामूलम। अब अगला जो है वर्ण द्विस्पृष्ट वर्ण है। द्विस्पृष्ट वर्ण एक है अड़। अड़ बोलते हैं ना अपने मारवाड़ी में काड़ो लो। वैदिक संस्कृत में इस अड़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अग्नि की स्तुति करते हैं तो अग्निम ईड़े, ईड़े एक शब्द आता है, ईड़े अड़। मारवाड़ी में, मेवाड़ी में, वागड़ी में, हमारी लोकल लैंग्वेज में भी हम अड़ शब्द का प्रयोग देखते हैं बहुत तरह। वो कहाँ से आया है? संस्कृत में। कैसा वर्ण है? द्विस्पृष्ट है वर्ण। इस प्रकार से हमारे कुल व्यंजन वर्ण कितने हुए? 42। 42 व्यंजन है। किसके अनुसार? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों के लिए क्या कहा उन्होंने? 21-22। प्लुत लिपि को मानेंगे तो 22, नहीं मानेंगे तो 21। नहीं मानेंगे तो भी व्यंजन 42 होंगे और मानेंगे तो भी 42 होंगे। तो मानेंगे तो हमारे कुल वर्ण कितने हो जाएंगे? 64। नहीं मानेंगे तो वर्ण कितने हो जाएंगे? 63। इसलिए पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी? पाणिनीय शिक्षा अनुसार संस्कृत वर्णमालायां वर्णाः कति सन्ति? 63 64। 63 64 वर्णाः कस्य शिक्षायाम् अनुसारं? कस्याः शिक्षायाः अनुसारं? पाणिनीय शिक्षा अनुसार हम बता देंगे। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर कितने हैं? 21-22। व्यंजन कितने हैं? 42। कौन कौन से हैं बता देंगे। साथियों, हमारी वर्ण विचार वर्णमाला की चर्चा समाप्त होती है और इसके हमने साथ साथ अभ्यास प्रश्न भी देखे हैं, आप लोग भी देखिए। आपको ज़्यादा जानकारी के लिए चित्रा पब्लिकेशन के भवानी शंकर शर्मा रीड संस्कृत की किताब आपको पूरे राजस्थान में उपलब्ध है। आप लेके उससे और ज़्यादा समग्रता से देख सकते हो, पढ़ सकते हो और साथियों को बता सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे।